हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के पास जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो लेसन नंबर 3 जो चल रहा था हमारा, और ज्यादा नोट्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, दूसरा स्टडी मटेरियल के नोट्स आपको मिलेंगे। और भाई जो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 की इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये उसके ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। और उम्मीद है आपने बाकी प्रीवियस इस लेसन की 2 वीडियोस ऑलरेडी देख ली है ताकि आपको हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही समझ में आए। और हमेशा प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो। अब यहां पर देखो, बेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉर्मेशन। अब ये हम समझते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है। हम सब एक बात जानते हैं, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, तो हम उसका जो बेस है ना वो काफी मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। यानी हम बोलते हैं ना कि जितनी अच्छी हमारी नींव होगी तो घर भी उतना अच्छा ही बनेगा। अब नींव का मतलब क्या होता है? बेस। यानी कि जो हमारा बेस है वो जितना मजबूत होगा तो जो हम काम करेंगे यानी कि जो बिल्डिंग बनाएंगे उतनी अच्छी होगी। यही सेम बात है ना हर जगह अप्लाई होती है। जब हम किसी भी चीज को करने जाते हैं और उस चीज को लेकर हमारा बेस काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो जब बेस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, तो हम जो भी चीज करने जाएंगे ना उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, ठीक है, यानी कि हम उसमें और ज्यादा बेहतरी कर पाएंगे। ऐसा ही सोसाइटी के काम में भी होता है। अब सोसाइटी फॉर्मेशन में जो हमारा बेस है वो कौन बनते हैं? जो कस्टम्स, जो चीजें, जो मोरल वैल्यूज हमने सीखी हुई है वो सब हमारा क्या बनते हैं? बेस बनते हैं। अब जिसके मोरल वैल्यू जितने स्ट्रांग होंगे, ठीक है, यानी कि जो जितना ही अच्छा इंसान होगा, ऑनेस्ट होगा, सच बोलता होगा, ठीक है, यानी कि जिसकी मॉरल वैल्यूज जितनी ही स्ट्रांग होगी उसके ग्रो करने के चांस उसकी लाइफ में उतने ही ज्यादा होंगे। उसी से हमारे क्या बनता है यहाँ पे? सोशल फॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा कि किसी भी चीज को अगर हम करने जा रहे हैं तो हम उस चीज के पहले क्या लेना पड़ता है? बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। और जितनी अच्छी हमारे पास बेसिक नॉलेज होगी हम उस काम को उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। वही बात का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। अब समझते हैं इन आर्किटेक्चर साइंस, अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्ट की बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट इज विजिबल, कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग का वो बेस जो विजिबल है, कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, जिसको हम फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। द बेस इज अंडरग्राउंड प्रिपरेशन ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर। एक सिंपल सी बात है, बेस का मतलब क्या होता है कि जितना वो अंडरग्राउंड उसका मजबूत होगा, क्योंकि बेस कहां बनता है? घर के बिल्कुल नीचे। और जितना वो नीचे, जैसे हम पिलर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, भारी भारी मटेरियल्स यूज करते हैं, ताकि जो बेस जितना मजबूत बनेगा ना वो बिल्डिंग उतनी ही टिकाऊ होगी, उतने लंबे टाइम तक चलेगी। और पता लगे बेस ही कमजोर है, वो बेचारी बिखर के सारी सारी धरती में आ जाएगी। तो वो चीज होगी यहाँ पे। तो यही बात यहाँ पे की गई है। उसके अलावा क्या है? सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट एंड डिराइव्स इट्स बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट एंड डिराइव्स इट्स बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी स्ट्रक्चर सुपर है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, तो वो उसको एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यानी कि जब हम चीजों को बेस में उतना अच्छा कर देंगे तो ऊपर हम जितना मर्जी एफर्ट, मतलब अगर थोड़ा बहुत कम भी एफर्ट लगाए ना तब भी वो चीज क्या हो जाएगी? बढ़िया होती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद क्या है? However, with time, the building weakness erodes and the entire superstructure is demolished. अब हम ये भी चीज देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जब मतलब टाइम के साथ जो है जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स है वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो खराब होनी शुरू हो जाती है, उसको रेनोवेट करने की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है पूरी तरीके से खराब हो जाती है, फिर हमें उसे पूरी तरीके से तुड़वाव वगैरह के नया बनवाना पड़ता है। वही सेम काम क्या होता है मोरल वैल्यूज में भी होता है। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने जो मोरल वैल्यूज सीखी हुई है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं? एक बेटर सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम उसे टाइम के साथ भूलना शुरू कर देंगे तो हमें क्या करेगी? वो खराब करती चली जाएगी और हमें वो हैबिट्स रीफॉर्म करनी पड़ेगी, दोबारा वो हैबिट्स बनानी पड़ेगी, दोबारा वो वैल्यू सीखनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को वापस एक बेटर पर्सन बना सके। और उससे क्या होगा? एक बढ़िया सोसाइटी की फॉर्मेशन की जाएगी। तो वही बात यहाँ पे है कि टाइम के साथ जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो पुराना हो जाता है और बिल्डिंग खराब हो जाती है, वैसे ही टाइम के साथ लोग अपनी मोरल वैल्यूज को, अपने संस्कारों को भूलते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है? सोसाइटी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो टाइम टाइम पे अपने बच्चों को रास्ता दिखाएं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जितना एक्सपीरियंस हमारे पेरेंट्स ने गेन किया है उतना हम चाह के भी गेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो उम्र के साथ आता है, तजुर्बे के साथ आता है, तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ही बताते रहेंगे। और वही चीज अगर हम भूल जा रहे हैं तो उसे सही रास्ते पे लेके आना वो भी काम किनका है? पेरेंट्स का ही है, ताकि हम एक बेटर सोसाइटी की फॉर्मेशन कर सके। अब इसके आगे समझते हैं
सोसाइटीज सुपरस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इट्स कल्चर। अब सोसाइटी का सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है? उसका कल्चर, उसके नॉर्म्स, उसकी आइडियोलॉजी की क्या आइडियोलॉजी फॉलो करता है, एंड आइडेंटिफाइज इनहैबिटेड बाय पीपल। These key ingredients play an important role in formation of social institutions। अब इन्हीं चीजों की वजह से क्या बनता है? हमारा एक बढ़िया सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनता है, एंड द स्टेट, ठीक है, apparatus ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि इन्हीं वैल्यूज की वजह से हम लोग एक अच्छा सोशल रिलेशन बना पाते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन बना पाते हैं, एक अच्छी डेवलपमेंट की ओर बढ़ा रहे होते हैं अपनी सोसाइटी को, इन कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की वजह से। जिनमें से कौन कौन से पॉइंट थे? हमारे सोशल कल्चर्स, नॉर्म्स, आइडियोलॉजी एंड हमारे आइडेंटिटीज इनहैबिटेड, यानी कि जो हमारी आदतें हैं, जो हमने सीखी हुई हैं पुराने लोगों से, वो चीज हमें क्या बनाते हैं? बेटर बनाते हैं, और वही हमारी हेल्प भी करते हैं ताकि हम सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी की ओर लेके जा पाए। तो सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल आइडियाज, सोशल साइकोलॉजिकल एल्टीट्यूड्स एंड कॉन्शियस सोशल रिलेशंस। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीजें आती हैं, एक तो हम ह्यूमन बींग्स और एक बाकी बचे हुए एनिमल्स। एनिमल और हम में फर्क क्या है कि एक तो पहली बात, जो हमारे पास जो टैलेंट है ना, हमारे पास जो दिमाग है, वो उनसे काफी कैपेबल है बाकी चीजों करने के लिए। जैसे कि उनका मेन बेसिक काम क्या होता है? वो उन चीजों के लिए लड़ते रहते हैं, ठीक है, खाना पीना, मतलब वही जो हमारे बेसिक काम में आते हैं। लेकिन हमारे पास जो माइंड है वो हमें उनसे काफी अलग बनाता है। माइंड उनके पास भी है, चीजें वो भी सीखते हैं, पर वो इतनी नहीं सीख पाते जितनी हम चीजें सीख सकते हैं, और हमें सीखने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए हम बहुत सी डाइवर्स चीजें सीखते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, जो हमें उनसे अलग बनाता है। और उन डाइवर्स चीजों के बेस पे हम एक डाइवर्स वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, और वो क्रिएट करते भी आए हैं। आपने देखा होगा जैसे ह्यूमन बींग्स जो इवॉल्व हुए हैं, हमने इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। आप पिछले 20 सालों को ही देख लो, जितनी दुनिया कभी नहीं बदली ना, उतनी अब बदली है इन गिनती के 20 सालों में। यानी कि 21वीं शताब्दी में दुनिया बहुत बदल चुकी है। वो सब किसकी वजह से? ह्यूमन माइंड की वजह से। जो चीज हमने सीखी है हमारे पेरेंट्स वगैरह से, उनकी वजह से। यानी कि जो हमारा माइंड है, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस है, हम उनकी वजह से चीजों को चेंज करने में कैपेबल है। तो सोशल आइडियाज हो गए, सोशियो साइकोलॉजिकल एल्टीट्यूड्स एंड एटीट्यूड्स एंड कॉन्शियस सोशल रिलेशंस। अब ये देखो, इससे हमारा क्या बनता है? एक सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा क्या आता है? इकोनॉमिक बेस और प्रोडक्शन रिलेशन। इससे हमारे क्या बनते हैं? इकोनॉमिक बेस ही बनता है, प्रोडक्शन रिलेशन ही बनता है। क्योंकि रिलेशन सिर्फ सोशल नहीं होता, इकोनॉमिकल रिलेशन भी होता है। क्योंकि हम सब क्या है, अब एक सिंपल सी बात है, हम सब कोई ना कोई स्किल सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं, या तो उसके कोई काम करते हैं, जिसके बदले में क्या होती है? हमें पेमेंट मिलती है। और इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती रहती है। यानी कि हम किसी ना किसी काम करते हैं, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए काम करता है। तो लगातार जो है इनकम जो है सर्कुलेट होती रहती है सोसाइटी के अंदर। यानी कि हमारे बीच में एक इकोनॉमिकली रिलेशन भी क्रिएट होता है। और इससे क्या होता है? प्रोडक्टिव फोर्सेस भी बनती है। प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी कि जिनका काम क्या है? प्रोडक्शन करना, ऐसी चीजें भी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेस ऑपरेट नेचुरल एंड रिसोर्सेस। अब जो प्रोडक्शन फोर्सेस हैं उनको वो क्या यूज करते हैं? रिसोर्सेस। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्शन रिलेशंस इन कैपिटलिज्म। अब प्रोडक्शन रिलेशन क्या है कैपिटलिज्म में? अब एक बार समझते हैं हम। अगर मैं आपको बताऊं कुछ साल पहले की बात, यानी कि 200-300 साल पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, 150-200 साल पहले की, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं हुए थे, तो मैं आपको बताऊं तो जो हमारा जो वर्ल्ड था ना, वो बाइपोलर वर्ल्ड था। अब थोड़ा सा आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। बाइपोलर वर्ल्ड था। बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब पता है क्या होता है? जहां पे दो पावर्स हो। अभी तो एक ही सुपर पावर है अमेरिका, उस टाइम पे दो सुपर पावर हुआ करती थी। एक फॉलो करती थी कैपिटलिज्म को, और एक वहां पे फॉलो करती थी किस चीज को? सोशलिज्म को। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई जो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी, जितनी मर्जी रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ऐसा कौन फॉलो करता था? कैपिटलिज्म। लेकिन सोशलिज्म इसका उल्टा बोलती थी। वो क्या बोलती थी कि जो रिसोर्सेज है ना, उसका क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि सब उस रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। तो ये डिफरेंस था सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में। हमें बातें करनी है प्रोडक्शन रिलेशन इन कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में क्या है? प्रोडक्शन रिलेशन कैसी है? आजकल देखो आप हर जगह क्या चल रहा है कैपिटलिज्म की, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, यानी कि अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सोशल रिलेशंस। तो जो प्रॉपर्टी के टाइप है ना, अब प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि जो जिस चीज में हमारा हक, हम क्या बोलते हैं? हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका मतलब है जिस चीज में हमारा हक है, हमारी जो हमारे पोजीशन के अंदर आता है। अब देखो मेरी प्रॉपर्टी तो मेरा मार्कर भी आता है कि भाई ये मार्कर मैंने खरीदा हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सोशल रिलेशंस। तो जो प्रॉपर्टी टाइप है वो काफी
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल रिलेशंस को डिटरमाइन करने में। ओनर्स ऑफ ट्रूली प्राइवेट प्रॉपर्टी आर फ्री टू डू एनीथिंग। जो ओनर्स है ना किसके, ट्रूली प्राइवेट प्रॉपर्टी के, आर फ्री टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी करने के लिए क्या है, यहाँ पे तैयार है, टू डू एनीथिंग विद देयर एसेट्स। यानी कि भाई एक सिंपल सी बात है, अब जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी वो उसको कुछ भी करे, चाहे फ्री में दान कर दे, चाहे उससे दोबारा कुछ और नई चीजें क्रिएट करे, वो जो मर्जी करे, वो उसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एंड डू नो हैव टू अबाइड बाय एनी सोशल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। तो उनके ऊपर किसी भी तरह का सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होता, किसी भी तरह का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस भी नहीं होता। द ओनर्स ऑफ प्राइवेट एसेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पीपल एंड सोसाइटी। जो ओनर्स होते हैं ना किसके, प्राइवेट एसेट्स के, आर सेपरेटेड फ्रॉम पीपल एंड सोसाइटी, यानी कि उनसे सेपरेट करके चलते हैं पीपल और सोसाइटी से। यानी कि सिंपल सी बात है, जो हम बोलते हैं ना प्राइवेटिज्म या फिर कैपिटलिज्म, इसका मतलब क्या है कि भाई कौन सी चीज, कितनी प्रॉपर्टीज हमारे अधिकार में आती है, और जो प्रॉपर्टी हमारे अधिकार में आती है उसको यूज हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सामने वाले से पूछना नहीं पड़ता, हमारी मर्जी जैसे मर्जी यूज करें, वो चीज यहाँ पे आती है। फिर क्या आता है, अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इज वन इन विच प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली प्राइवेटली हेल्ड। तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सिर्फ वो नहीं आता कि प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली प्राइवेटली हेल्ड, सिर्फ वो नहीं प्राइवेटली वो प्रॉपर्टीज में जो प्राइवेट के पास है, बट द सोल पर्पस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। पर यहाँ पे सोल पर्पस क्या होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास एक्वायर कर सके। अभी बताया ना मैंने, जो इकलौता पर्पस होता है ना किसी भी कैपिटलिज्म इकोनॉमी का, हर एक पर्सन का यही मोटिव होता है कि जितनी ज्यादा हो सके उतने फालतू रिसोर्सेज को अपने पास लेके आ पाए, यानी कि एक्यूमुलेट कर सके। जर्नलाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी इन विच राइट्स टू एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमारे पास कहता है जर्नलाइज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी जिसको आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो रोड वगैरह बनाए गए, हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए, स्कूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो एक गवर्नमेंट की एसेट्स है और उसको आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके रिसोर्स नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा उन्हें यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप रोड यूज करते हो, आप टोल टैक्स देते हो, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहां फीस होती है, ठीक है। तो जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जो आपकी है, और कुछ को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है, और भाई ये जो बाहर की वीडियो सारी है प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। बस 2 मिनट की वीडियो बाकी, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं अभी वीडियो को रोक नहीं रहा। अब यहां देखते हैं, तो एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो ऑब्लिगेशन है वो किससे रिलेटेड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, यानी कि जब भी हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे तो हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद क्या आता है, कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ लेबर। कमोडिटीज जो प्रोड्यूस की गई है आउट ऑफ लेबर एक्सेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर दैट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल कैटेगरीज कंटिन्यू टू रिमेन इन बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, ठीक है, उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि वो प्रॉपर तरीके से सब तक पहुंच पाए, कोई उसका मिसयूज ना करे, सब तक वो पहुंच पाए, सब उसको यूज कर पाए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि इम्बैलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट ना हो। बैलेंस हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज सबको अवेलेबल हो, कम से कम मैं मानता हूं अमीरों को ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो, पर इसका मतलब ये नहीं होता गरीबों को रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो, उनको भी अवेलेबल हो, ठीक है, पर भले ही कम होते हैं क्योंकि भाई अमीरों ने मेहनत की है उस रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। अब जिसको यहाँ तक उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे डिमांड के बारे में।